सुप्रभात बच्चों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम संसद के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ा। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका का नाम अलग अलग होता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, जापान में इसे डाइट कहा जाता है, अफगानिस्तान में इसे सूरा कहा जाता है, जर्मनी में इसे बुंडेस्टाग कहा जाता है, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। और संसद के बारे में भी हमने देखा था कि संसद किसे कहते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त नाम को संसद कहा जाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने राज्यसभा का भी गठन देखा, राज्यसभा के कार्य देखे, लोकसभा के कार्य देखे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है संसद के कार्य, कि भारत की जो व्यवस्थापिका है जिसे संसद कहते हैं वो क्या कार्य करती है। अब देखिए, सबसे पहले जो पहला कार्य है संसद का वो होता है विधि निर्माण। कौन सा कार्य है? विधि निर्माण का कार्य करती है संसद। विधि निर्माण का कार्य करती है भाई, विधि निर्माण, या ये कहें कानून बनाना। कानून बनाना या कानून का निर्माण करना। ठीक है। संसद का महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है कानून का निर्माण करना। क्या होता है? कानून का निर्माण करना। और संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका करती है। यदि वो संविधान के अनुसार बनाए गए कानून हैं तो वो क्रियान्वयन हो जाते हैं, और संविधान के अनुसार कानून नहीं बनाए जाते हैं तो ऐसे कानूनों का क्या कर देती है? न्यायपालिका निरस्त कर देती है। ऐसे कानूनों को न्यायपालिका निरस्त कर देती है। ठीक है भाई। अब देखिए अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची, 7वीं जो अनुसूची है, अनुच्छेद की मैं बात करूं 246 है। ठीक है। हमारे यहां अनुसूची 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के तहत शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा सूची पद्धति के द्वारा किया गया है। ठीक है भाई। अब देखो सूची 3 होती है। सूची कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती हैं? केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची पद्धतियों के द्वारा 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 शक्तियों का बंटवारा सूची पद्धति के द्वारा किया गया है। और सूची कितनी होती है? 3 होती है। सबसे पहले आती है केंद्र सूची, केंद्र सूची। नंबर 2 राज्य सूची। नंबर 3 समवर्ती सूची।
केंद्र सूची में 97 विषय हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक है, कई 46 भी इन्होंने दर्शाया गया है। अब देखिए, केंद्र सूची के 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है। इसी तरीके से राज्य सूची की 66 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, जबकि समवर्ती सूची के जो 47 विषय हैं इन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन विवाद उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या कहलाता है, मान्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है यदि दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो। ठीक है भाई, तो अनुसूची 7 अनुच्छेद 246 के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया सूची पद्धति के माध्यम से, सूची पद्धति के द्वारा बांट दिया गया। अब देखिए, सबसे पहला जो काम होता है संसद का वो होता है विधि निर्माण करना। विधि निर्माण, अब देखो, विधि कानून बनाने से पहले 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, नंबर द्वितीय वाचन और नंबर 3 तृतीय वाचन। तब जाकर के कोई कानून बनता है, विधि निर्माण होता है। प्रथम वाचन, कानून जब बनाया जाता है उससे पहले 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है और उसके बाद जिस सदन में ये विधेयक लाया गया है उस सदन में यदि ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो यही प्रक्रिया अगले सदन में जाती है। अब देखो, प्रथम वाचन किसे कहते हैं? किसी सदस्य के द्वारा स्पीकर की अनुमति लेकर के उसे प्रस्तुत कर देना, ये क्या कहलाता है? प्रथम वाचन हो जाता है। किसी विधेयक को स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेकर के प्रस्तुत करना ही प्रथम वाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रथम वाचन हो जाता है। प्रथम वाचन, देखिए, प्रथम वाचन में अध्यक्ष की अनुमति लेकर प्रस्तुत करना प्रथम वाचन कहलाता है। प्रथम वाचन हो गया भाई। प्रथम वाचन में क्या होता है कि जो व्यक्ति, जो सदस्य अध्यक्ष की अनुमति लेकर के उसको प्रस्तुत करता है और उस प्रस्तुतिकरण को ही क्या कह देते हैं? प्रथम वाचन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? प्रथम वाचन कह दिया जाता है। ठीक है, प्रथम वाचन हो गया। यदि ये किसी संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। जबकि यदि किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किसी मंत्री के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है तो इसे क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो इसे गैर सरकारी क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है।
गैर सरकारी विधेयक कहते हैं यदि संसद के सदस्य द्वारा किसी एमपी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है किसी विधेयक को, और यदि यही विधेयक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कह देते हैं। मंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद का किसी सदस्य प्रस्तुत करता है विधेयक तो वो सरकारी विधेयक होता है, और यदि मंत्री के अलावा कोई अन्य सांसद इसे प्रस्तुत करता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब देखिए आपको तो ध्यान ये रखना है, प्रथम वाचन क्या होता है, प्रस्तुत करना, विधेयक को प्रस्तुत करना अध्यक्ष की अनुमति लेकर के, और प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, प्रथम वाचन कहलाता है। प्रस्तुत कर दिया भाई विधेयक, ये प्रथम वाचन हो गया। उसके बाद द्वितीय वाचन जो आता है, इस द्वितीय वाचन में द्वितीय वाचन में प्रवर समिति बनाई जाती है, प्रवर समिति बनाई जाती है भाई, बनाई जाती है, प्रवर समिति बनाई जाती है। प्रवर समिति के द्वारा इस विधेयक की प्रत्येक धारा पर बारीकी से विचार किया जाता है। जो शब्द असंसदनीय है उसको हटा दिया जाता है, क्या जोड़ना है क्या हटाना है, इन सब का क्या इस द्वितीय वाचन में बारीकी से इस पे विचार किया जाता है। इस विधेयक की प्रत्येक धारा पर बारीकी से विचार किया जाता है और उसके बाद मतदान किया जाता है। क्या किया जाता है, मतदान किया जाता है द्वितीय वाचन में। अब देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस वाचन में प्रवर समिति बनाई जाती है, तो आप बताओगे कि द्वितीय वाचन में प्रवर समिति बनाई जाती है। प्रवर समिति का कार्य क्या करता है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी प्रत्येक धारा पर बारीकी से चर्चा करना, उसका निरीक्षण करना, उस पर बहस करना और बहस के बाद उस पर मतदान करना। मतदान के बाद कौन से शब्द इसमें जोड़ने हैं, कौन से शब्द इसमें हटाने हैं, इन सब का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रवर समिति के द्वारा निश्चित समय में इसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रवर समिति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको प्रस्तुत करती है, इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करती है। यदि वो सही है तो उसके बाद इस पे मतदान होता है। मतदान के बाद यदि ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो द्वितीय वाचन पूरा हो जाता है। अब देखिए द्वितीय वाचन होगा, यानी कानून निर्माण में, विधि निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो द्वितीय वाचन की होती है। कौन से वाचन की होती है, द्वितीय वाचन की होती है या दूसरे वाचन की होती है। दूसरे वाचन में आकर के प्रवर समिति बनाई जाती है। प्रवर समिति उस विधेयक के प्रत्येक धारा पर बारीकी से विचार करता है, उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद कौन से शब्द संसदनीय, कौन से शब्द असंसदनीय, इन शब्दों को जोड़ना और हटाने का कार्य जो होता है वो द्वितीय वाचन में होता है, दूसरा वाचन में होता है। उसके बाद तीसरा वाचन जो होता है तृतीय वाचन, उस तृतीय वाचन में कुछ नहीं करना होता है। तृतीय वाचन इसमें कुछ नहीं होता। देखिए दूसरा जो वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, उसमें प्रवर समिति के द्वारा प्रत्येक धारा पर बारीकी से विचार किया गया, उस पर बहस की गई। उसके बाद कौन से शब्द जोड़ने थे, कौन से हटाने थे, उसके बाद प्रवर समिति उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर देती है और उसके बाद वो तीसरे वाचन में चला जाता है। तीसरे वाचन में क्या होता है, मतदान होता है और मतदान होने के बाद यदि वो बहुमत के साथ पास कर दिया जाता है तो दूसरे सदन में चला जाता है, मतदान होता है। तीसरे वाचन में, तृतीय वाचन में क्या होता है, उस विधेयक पर मतदान होता है, मतदान होता है। और मतदान से यदि वो पास हो जाता है, बहुमत से पास हो जाता है
तो एक सदन से इसको पास मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? पास मान लिया जाता है। इस तरीके की ये सारी प्रक्रिया, मान लीजिए ये लोकसभा में आया, विधेयक का आया, विधेयक कहां लाया गया? लोकसभा में लाया गया, लोकसभा। तो लोकसभा में पास होने के बाद कहां जाएगा? ये राज्यसभा जाएगा। कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक है। और राज्यसभा में भी वाचन, फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन और थर्ड वाचन, 3 वाचन होते हैं और वहां से भी ये पास हो जाता है। उसके बाद किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 111 में 111 में लिखा गया है कि जब तक कोई विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता, जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, तब तक वे कानून का रूप नहीं ले सकता कोई भी विधेयक। तो ध्यान रहे, कानून निर्माण में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। कौन से? प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है? विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है अनुमति लेकर के, प्रथम वाचन पूरा हो जाता है। क्या किया जाता है? अनुमति लेकर के, अध्यक्ष की अनुमति लेकर के विधेयक को प्रस्तुत करना ही प्रथम वाचन हो जाता है। उसके बाद द्वितीय वाचन अति महत्वपूर्ण होता है कानून बनाने में। द्वितीय वाचन में आकर के क्या होता है? प्रवर समिति बनाई जाती है। प्रवर समिति के द्वारा उस विधेयक की प्रत्येक धारा पर बारीकी से चर्चा की जाती है, निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद उस पर बहस होती है। बहस होने के बाद उसमें कौन से शब्द जोड़ने हैं, कौन से हटाने हैं, उसके बाद मतदान होता है। और मतदान में यदि वो पास हो जाता है तो उस प्रतिवेदन को प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है और सेकंड वाचन पूरा हो जाता है। थर्ड वाचन में कुछ नहीं करना। थर्ड वाचन में मतदान होता है, मतदान के बाद वो पास मान लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये हुए 3 वाचन और इन्हीं वाचनों से दूसरे सदन से भी गुजरना पड़ता है। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। सारे जो प्रक्रिया लोकसभा में होती है वही प्रक्रिया कहां होती है? राज्यसभा में होती है। और राज्यसभा में पास होने के बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद किसके तहत? 111 के तहत। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि जब तक कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, कब तक? जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर दस्तखत नहीं कर देता, हस्ताक्षर जब तक नहीं करेगा, जब तक वो कानून का रूप नहीं लेगा। अब देखिए, कई विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर दोनों सदनों में क्या हो जाती है? मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। मतभेद उत्पन्न होने की वजह से क्या करते हैं? दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति से उत्पन्न गतिरोध का समाधान करने के लिए, और देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब देखो, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब किसी साधारण विधेयक पर
गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्य सभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तब अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखो कई बार कई कंपटीशनों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है? जब किसी साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है दोनों में, किन किन में? राज्यसभा और लोकसभा में। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बैठक तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है? अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो आप बताओगे अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है भाई। अब संयुक्त बैठक बुला करके विधेयक पास करवा लिए जाते हैं। अब तक संयुक्त बैठक में 3 विधेयक पास हो पाए हैं, बाकी के नहीं। तो ये हुआ आपका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तब क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा बैठक बुलाई जाती है? किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यही पूछते हैं कई बार, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अगला आता है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयक पर किसकी अनुमति? राष्ट्रपति की अनुमति। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति। भाई देखिए, दोनों सदनों से पास हो गया, संयुक्त बैठक में भी पास हो गया। कई बिल अभी तक तो 3 ऐसे विधेयक आए साधारण विधेयक, जिनको दोनों में बात बन पाई है, राज्यसभा लोकसभा में। उसके बाद दोनों सदनों ने यदि उसे पास कर दिया गया, उसके बाद किसके पास जाएगा?
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति बहुत जरूरी है। जब तक राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक पर क्या नहीं कर देता, हस्ताक्षर नहीं कर देता, तब तक वो क्या नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। अब देखो, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब तक किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, जब तक किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वह विधेयक क्या नहीं ले जाए, कानून का रूप नहीं ले सकता। अब देखिए, एक बड़ी विडंबना यह है कि मुसलमान और ईसाइयों की जो धार्मिक मामले से संबंधित है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं है। यानी यहां समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। ये अपवाद है कि मुसलमान और ईसाई जो लोग हैं उनके धार्मिक मामलों में कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं है। इनके पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं, वो ही इनके धार्मिक मामलों से संबंधित कानून बनाते हैं। आपको पता है 3 तलाक वाला जो कानून है वैसे संसद ने बना दिया गया है, लेकिन कई मुसलमान मुसलमान जो होते हैं, इनके जो मौलाना बड़े बड़े जो इनके होते हैं धर्म के, वो आज भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि मुसलमान और ईसाइयों के धार्मिक मामलों में कानून बनाने का अधिकार इनके पर्सनल लॉ बोर्ड को होते हैं। इसको होते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के पास होते हैं। और यहाँ नीति निर्देशक जो 44 है, अनुच्छेद 44 में समानता वाला जो कानून है, यानी समानता, जहां ये उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनः वापस लौटा सकता है, और यदि दोबारा से उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति को क्या करना होता है, हस्ताक्षर करने ही होते हैं। और यदि दोबारा नहीं लौटाया जाता है तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो, यदि वो रख लेता है। डाक बिल, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने डाक बिल को रोक दिया था, उसी तरीके से राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो होती है। और यदि लौटा दिया है तो उसके ऊपर उसको हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, संसद का पहला कार्य कौन सा होता है, विधि निर्माण का होता है। क्या होता है, विधि निर्माण का होता है। अगला जो संसद का कार्य आता है, अगला जो आता है वो आता है धन विधेयक पारित करना। नंबर 2, धन विधेयक
पारित, धन विधेयक पारित करना। दूसरा कार्य